क्या क्लास 10 2026 का बोर्ड एग्जाम अब तक की हिस्ट्री का टफेस्ट बोर्ड एग्जाम होने वाला है। साइंस और मैथ्स का पेपर मैं लिटरली तुम्हारे सामने लीक करके रख देने वाला हूं। वीडियो को ध्यान से एंड तक सुनना अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो। शायद ये वीडियो तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन को क्लियर कर देगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और स्टार्ट करते हैं। देखो यार, ये तो बहुत श्योर हो गया मेरे को कि 2026 का बोर्ड एग्जाम एक्सपेरिमेंटल तो है। 2 बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए हैं। कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है, इस बात का भी डिस्कशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, ध्यान से बस एंड तक सुनते जाना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना यार, इतना प्यारा सा चैनल है क्लास 10 के लिए। अब देखो यार, सीबीएसई ने अभी रिसेंटली जो सिलेबस रिलीज करता है उसके साथ उसने पेपर डिजाइन रिलीज करा है, साइंस मैथ एसएसटी सबका। हम साइंस और मैथ का एनालाइज करेंगे। अब साइंस के अगर हम लोग बात करेंगे तो भैया उन्होंने क्या क्या बोला है। मोटा मोटा उसने बोला है कि 50% क्वेश्चन नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और डेमोन्स्ट्रेशन के होंगे, ठीक। 30% सवाल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज के होंगे और 20% क्वेश्चन फॉर्मुलेट, क्रिएट, एनालाइज, इवैल्यूएट इसके होंगे। अब देखते हैं क्या ये टफ है करना, आओ समझते हैं। देखो मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और डेमोन्स्ट्रेशन के और फॉर्मुलेट ये सब जो बवाल है ना, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। तो यानी ये 50 और ये 20 यानी 70% पेपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड आना है। कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे समझते हैं भाई कॉम्पिटेंसी क्या क्या होता है, मतलब क्या बोलते रहते हैं लोग, कॉम्पिटेंसी बेस्ड जाएगा पेपर। समझते हैं, देखो जैसे ये क्वेश्चन है, मैं इसे आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन समझा दूंगा कि रिया ने एक 60 वॉट का बल्ब लिया और एक 100 वॉट का बल्ब लिया और उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया 220 वॉट की सप्लाई के साथ, ठीक। अब ये बताना है कि कौन सा जो बल्ब है, ठीक है, वो ब्राइटर ग्लो करने वाला है, ठीक है। ये बहुत सिंपल एग्जांपल है। बहुत बच्चे कहेंगे अभी ये क्या लड्डू सा क्वेश्चन है। ये बहुत सिंपल एग्जांपल है कॉम्पिटेंसी समझाने के लिए। बेसिकली इसने डायरेक्टली ये नहीं पूछा कि आपसे पावर कैलकुलेट करा ले। इसने डायरेक्टली ये नहीं बोला कि भाई कोई फॉर्मूला लगा के आप करंट कैलकुलेट कर दो, कि आप कोई फॉर्मूला लगा दो। बेसिकली इन्हें फॉर्मूला नहीं पूछा, इनने पूछा आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आप पावर से समझते क्या हो, पावर का रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है। तो पावर का रियल एप्लीकेशन क्या है कि भैया बल्ब जो है वो थोड़ा सा ब्राइटर ग्लो करेगा। तो इसका आंसर क्या होता है कि 100 वॉट का बल्ब है वो ज्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा। ये होती कॉम्पिटेंसी बेस्ड। आपका बेसिकली ये चेक करना कि आप रियल लाइफ में कितनी अच्छी तरीके से साइंस को समझ रहे हो, राइट। अब यहाँ पे हमें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज वो मात्र 30% आने वाली है, जो कि रट्टाफिकेशन के क्वेश्चन है, ठीक है। और बाकी 70% पार्ट जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर ही रहने वाला है, ठीक है। इसमें एक चीज छोटी सी आपको और समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि यहाँ पर एमसीक्यू बेस्ड, केस बेस्ड, ऑब्जेक्टिव कई तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है, ठीक है, देखो यार मोटे मोटे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों से ही देखने को मिलेंगे। बट अगर आप देखोगे जहां तक ही ये क्वेश्चन हैं, ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही देखने को मिल जाते हैं, राइट। तो पीवाईक्यू उसका रट्टा लगा लेना, यहीं से बैठ जाते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक मैथ से जरूर आएगा। और ये आप पास्ट ईयर का एनालिसिस कर सकते हो कि भैया पिछले साल क्या चीज पूछ ली गई थी, किस चैप्टर से पूछ ली गई थी, हो सकता है इस चैप्टर से वो साल ना पूछी जाए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के कितने, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के कितने चैप्टर हैं, 2-3-4 चैप्टर हैं। फिर ऑब्जेक्टिव की हम लोग बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल हो गए, रिएक्शन डायग्राम हो गए, फंक्शंस हो गए, इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिलने वाले। तो ये टफ नहीं है, ये अलग तरीके के हैं। ये आपको वो सवाल पूछने वाले हैं कि आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेंगे। तो भैया इसको टैकल करने का तरीका क्या है, इसको टैकल करने का तरीका है खुद को समझाना। मैंने यहाँ पे मोटा मोटा लिख रखा है शैडो एक्सप्लेनेशन टेक्निक। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है शैडो एक्सप्लेनेशन टेक्निक। ये क्या बोलती है, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ लो, एक खाली कमरे में बैठ के सोचो कि उसका रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल क्या हो सकता है, और उसको अगर मुझे किसी व्यक्ति को पढ़ाना हो तो मैं उसको किस तरीके से पढ़ूंगा, और एक खाली कमरे में बंद करके ना एक रैंडम आदमी को उसको समझाने की कोशिश करो। आपके दिमाग में टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग अपने आप बढ़ती चली जाएगी। कॉम्पिटेंसी बेस्ड बहुत आराम से कर लोगे आप, राइट। अब बात करते हैं मैथ्स की। अब देखो मैथ्स की बात करने से पहले, ठीक है, एक छोटा सा सरप्राइज है जिसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की टेंशन बच्चे के दिमाग में बहुत ज्यादा है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं एक ऐसे इवेंट की जहां पर तुम्हारा बोर्ड एग्जाम को थोड़ा सा प्रेशर भी कम होगा और तुम यहां पर जीत सकते हो 12 करोड़ से ज्यादा के प्राइजेस। मैं बात कर रहा हूं अनअकैडमी के उत्सव इवेंट की, जो कि अनअकैडमी नीट, जेईई नेक्सस और 10th टाइटंस में अनअकैडमी चैनल पर लाइव होने वाला है। 16 अक्टूबर को शाम को 7 बजे तुम्हारे फेवरेट एजुकेटर स्नेक वियर में दिखेंगे। थोड़े फन एंड गेम्स होंगे और ये बोर्ड एग्जाम का जो प्रेशर है वो थोड़ा सा कम होगा। अब इसके बारे में तुम्हें बता क्यों रहा हूं, क्या खाली इतना ही होना है, नहीं। यहां पर होनी है एक मेगा लॉटरी जहां पर आप जीत सकते हो 12 करोड़ तक के प्राइजेस। यहां पर 10 लाख से ज्यादा रिवॉर्ड्स हैं, 90 स्मार्टफोन्स हैं, 900 टैब्स हैं, 10 आईफोन प्रो मैक्स है, और ये सब कुछ आप जीत सकते हो एक मेगा लॉटरी में। अब मेगा लॉटरी में रजिस्टर करने का तरीका क्या है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दूंगा, वहां पर आपको जाना है, रजिस्टर करना है और आपको एक लॉटरी टिकट मिल जाएगा। अब इस लॉटरी टिकट में रजिस्टर करने के साथ में जो लाइव इवेंट होने वाला है उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फ्री लाइव इवेंट है, उसमें नोटिफाई मी का बटन दबा लेना, क्योंकि विनर्स वहीं पर अनाउंस होने वाले। अब एक अंदर की बात बता देता हूं, जब तुम रजिस्टर करोगे तो तुम्हें एक लॉटरी टिकट मिलेगा, ठीक। अगर तुमने वही अपनी रजिस्ट्रेशन लिंक ली और अपने दोस्तों को शेयर कर दिया और उन्होंने रजिस्टर कर लिया, तो अगर 2 दोस्त रजिस्टर करते हैं तो तुमको एक लॉटरी टिकट एक्स्ट्रा मिल जाता है। यानी तुम्हारे 50 दोस्तों से अगर तुमने रजिस्ट्रेशन कराया है तो तुम्हारे पास 25 टिकट हो जाएंगे, और ऑब्वियसली 25 टिकट हो गए तो जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लॉटरी टिकट की लिंक है, लाइव इवेंट की लिंक है। मुझे इन्होंने एक बात और बताई है कि लाइव इवेंट के अंदर एक सरप्राइज, बम्पर सरप्राइज भी है, जो कि केवल लाइव इवेंट के अटेंडीज के लिए एक्सक्लूसिव है।
तो डिस्क्रिप्शन में मैं लाइव इवेंट की लिंक और लॉटरी टिकट की लिंक दे दूंगा, फटाफट से जाके इसको अवेल कर लो, क्योंकि यार भाई देख रहे हो जीत ही जाओगे, 10 लाख से ज्यादा प्राइज है, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा हाथ में, है ना। चलो यार अब बात करते हैं मैथ्स की। भाई साइंस के पेपर में तो हमें समझ में आ गया कि साइंस के पेपर में कहीं ना कहीं हमारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की बात होने वाली है, कहीं ना कहीं हमारी अंडरस्टैंडिंग की बात होने वाली है कि हम किसी टॉपिक को कितने बढ़िया तरीके से समझे, केवल रट्टाफिकेशन नहीं। भाई सीबीएसई आपसे चाहता है कि आप रोज पढ़ाई करें। अब वो टाइम निकल गया है कि आप आखिर के टाइम में बैठ के पढ़ाई करें। भाई सीबीएसई में बच्चे देख रहे होंगे ना सीबीएसई को, क्या लेवल रह गया सीबीएसई का, हजारों लाखों बच्चे 95% स्कोर कर देते हैं। तो सीबीएसई ने बोला भैया थोड़ा सा तो हम पेपर टफ बनाएंगे ना, थोड़ी तो हमारी भी इज्जत है, राइट। और कहीं ना कहीं यही बच्चे जब जेई का पेपर देने जाते हैं, नीट का पेपर देने जाते हैं, तो इन बच्चों को 11वीं 12वीं में कितनी दिक्कत होती है। भाई मैं जेई के बच्चों को मेंटोर करता हूं, मैं देखता हूं जो बच्चा 10वीं में 95% स्कोर करके आया वो 11वीं में कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आते। साइंस का एप्लीकेशन क्या है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन उससे करें नहीं। जितने ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आप करोगे, आप खुद को तैयार कर रहे हो 11वीं के लिए, तो ये पेपर टफ नहीं है, ये पेपर अलग है। अब मैथ्स की बात करते हैं। देखो मैथ्स के अंदर इन्होंने बहुत सिंपली बोला है कि 76% क्वेश्चन, 76% क्वेश्चन आएंगे रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग के, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग, क्रिएटिंग के। अभी मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, ये सीबीएसई का भाई तुम सिलेबस चेक कर लेना, उसी में ये सारी की सारी चीजें उन्होंने बताई, ठीक है। और 24% क्वेश्चन तुम्हारे डायरेक्टली अप्लाइंग के होंगे। अप्लाइंग के क्वेश्चन क्या होंगे, वो सिंपली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो तुमको दे दी जाएंगे कि भैया इसमें से ये निकाल दो, इसमें से ये निकाल दो, जो न्यूमेरिकल होते हैं, जो तुम कर ही रहे हो सॉल्व, ठीक है। तो ये तो आसान ही होंगे, इसमें कोई इतना बड़ी चीज नहीं है। तो 24% तो आसानी मामला है। 76% क्वेश्चन जो है वो थोड़े से टफ नट है, थोड़े से ट्रिकी है। अब एक एक करके समझते हैं कि इनका मतलब क्या है। देखो रिमेंबरिंग वाले जैसे क्वेश्चन है, ठीक है, तो रिमेंबरिंग वाले क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर में पूछे जा सकते हैं। ये थोड़े से लड्डू होंगे, जैसे पूछ लिया कि भैया पाइथागोरस थ्योरम स्टेट कर दो या nth टर्म लिख दो किसी का, ठीक है। तो इस तरीके के 1 लाइनर क्वेश्चन, 2 लाइनर क्वेश्चन, सिंपल से क्वेश्चन हो सकते हैं ना, वो आपके रिमेंबरिंग में आ सकते हैं, जिसमें आपको कोई फैक्ट रिमेंबर करना है, कोई फॉर्मूला आप याद करके रिकॉल करना है, राइट। फिर अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं। अब इसमें कुछ हो सकता है कि मैथमेटिकल आइडियाज आपसे अपने वर्ड्स में पूछ ले। फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, इसमें आपको पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट लगाना है। तो ये आपकी उस पर्टिकुलर टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, इसमें मोस्टली प्रूफ्स आ सकते हैं, ठीक है। तो प्रूफ्स वगैरह इसमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। इसके साथ में अप्लाइंग के अंदर मैंने आपको बता दिया सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड न्यूमेरिकल वर्ड प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं, ये 24% आएगा। फिर एनालाइजिंग की बात करते हैं, इसमें मोस्टली केस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जिसमें हो सकता है कि दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप देने को बोल दिया जाए। फॉर एग्जांपल कोन और सिलेंडर दे दिया आपको और कह दिया उसकी हाइट सेम है और बेस रेडी भी सेम है, इसमें से वॉल्यूम किसका बड़ा होगा, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चन जिसमें दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन देने को बोल दिया, दो क्वांटिटीज के बीच में एनालिसिस करने को बोल दिया, ये सारी की सारी चीज आपसे पूछी जा सकती है, राइट। इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, यहां तक भी मामला आसान ही है। जहां मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है वो है केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस में, जहां इवैल्यूएटिंग वाले क्वेश्चंस हैं और क्रिएटिंग वाले क्वेश्चंस हैं। तो ये इवैल्यूएटिंग का मतलब क्या है, ये क्रिटिकल थिंकिंग है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां मामला थोड़ा सा टफ है। अब इसको टैकल करने का तरीका क्या है, इसको टैकल करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। भाई मैथ जब तुम सॉल्व कर रहे हो तो भाई मैथ के अंदर सिंपल सी बात है, तुम खाली यह सॉल्व करके क्वेश्चन रटोगे थोड़ी, क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट भी तो समझोगे। अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, मैं तुम्हारे सामने एक सवाल दे दूं कि भैया ये एक पोल लगा हुआ है और यहां से लेके यहां तक का एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, ये पोल की मैंने हाइट दे दी तुमको, क्या ये डिस्टेंस तुम कैलकुलेट कर पाओगे। अब तुमने मान लो ऐसा क्वेश्चन कर रखा है भैया कि ये tan 60 की वैल्यू ये होती है, sin 60 की ये होती है, सब कैलकुलेट कर रखी है, cos 60 की ये होती है, तो तुम ये निकाल पाओगे, राइट। बट तुम्हें कहीं ना कहीं नए प्रॉब्लम से डील करना आना चाहिए। ये कैसे आएगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके और खुद से क्वेश्चंस लगा के। जो सवाल नहीं बनेंगे एक अलग से मिस्टेक कॉपी बनाओ, उसके अंदर डाल के ज्यादा से ज्यादा सॉल्व एग्जांपल्स लगा के, जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे, जितने ज्यादा पीवाईक्यूज लगाओगे, उतनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनेगी मैथ्स की। और ये अंडरस्टैंडिंग इसके बिना नहीं बन सकती। और देखो कहीं ना कहीं मैथ्स बेसिक वाले हो सकते हैं, थोड़ा बहुत हल्के क्वेश्चन भी लगा लेना। स्टैंडर्ड वालों के लिए भाई मामला है, ठीक ठीक क्वेश्चन पेपर बनेगा। बेसिक वाले तो चलो हल्का पेपर बनेगा, स्टैंडर्ड वालों का पेपर टफ बन सकता है, राइट। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको स्ट्रॉन्ग करनी है। मोटे मोटे देखो एमसीक्यूज आएंगे, केस बेस्ड स्टडी आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे। देखो ये तो मेरे को श्योर है एमसीक्यू तो पीवाईक्यू से पूछे जाएंगे भाई, एमसीक्यू एनसीईआरटी में है ही नहीं, पीवाईक्यू से रिपीट होंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चन हो गए, ऑब्जेक्टिव हो गए, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आपको एनसीईआरटी भी सॉल्व करनी है, एक अच्छी सी आपको रेफरेंस बुक उठानी है और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिसोर्स उठाना है। ये तीनों चीज है। रेफरेंस बुक में कोई क्वेश्चन बैंक हो सकता है, कोई बच्चा हो सकता है आरडी शर्मा कर रहा था वो हो सकता है, राइट, कुछ भी एक चीज। बट आपको क्वेश्चन, जैसे मान लो अगर आपने कोई भी एक सवाल लगाया, उसके पीछे का सेंट्रल आइडिया क्या है, उसके पीछे का बेसिक क्या है, वो सब आपके हाथ में होना चाहिए। अगर आपके हाथ में है तो आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होती चली जाएगी। और अगर वो स्ट्रांग हो गई तो ये सवाल तो हल कुछ नहीं है भाई। ये सवाल आप ना जेई के अंदर ना 1 मिनट 2 मिनट के अंदर निपटाओगे।
एज ए जेई मेंटोर मुझे ये चीजें, जब मैं अब स्टूडेंट्स को, मैं जेई के बच्चों से जब डिस्कशन करता हूँ, मैं जेई की टीम से मैं डिस्कशन कर रहा था, ये 10वीं का जरा एनालिसिस करो, तो बच्चे बड़ा डर रहे कंपेटेंसी बेस में, उनको ये कुछ लगता ही नहीं है भाई। वो कहते हैं कंपेटेंसी बेस का पूरा पेपर कंपेटेंसी बेस होना चाहिए यार। फैक्चुअल पेपर का मतलब क्या है, जब अंत में आके आपको जेई और नीट ही देना है, कोई 10वीं के पेपर देके आपकी नौकरी तो लगेगी नहीं ना, आप आईटी के अंदर पहुंचने वाले हो। तो फैक्चुअल पेपर का मतलब ही कुछ नहीं है, कंपेटेंसी पेपर ही बनना चाहिए, पूरा 100% बनना चाहिए। तो डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो बच्चे ने एक्चुअल साइंस मैथ की नॉलेज ली होगी वो बच्चा यहाँ आगे जाएगा। जो बच्चा रट के बैठा होगा, लास्ट के लिए बैठा होगा, लास्ट में रट लेंगे, लास्ट में कर लेंगे, वो फंसेगा, ठीक है। तो अब असली पढ़ाई करनी है, राइट। चलो डरने की कोई जरूरत नहीं है, पेपर अच्छा बनेगा, सभी के लिए बढ़िया होगा। बाकी अनअकैडमी के उत्सव लिंक की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दिस इज ऑल, संगल जौहरी साइनिंग ऑफ।